क्या आपको पता है आपका जो फर्स्ट बर्थडे था वो आपका फर्स्ट बर्थडे नहीं था बल्कि सेकंड बर्थडे था। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। देखो, बर्थडे मतलब होता है जन्मदिन, यानी जिस दिन आप जन्म लिए। तो जिस दिन आप जन्म लिए थे, माँ के पेट से निकले थे, वो आपका पहला बर्थडे हुआ ना। इसका मतलब जब आप जन्म ले लिए, माँ के पेट से निकल गए, उसके बाद जब पहला ईयर होता है यानी बर्थडे 1, उसको हम बर्थडे 1 कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली बर्थडे 2 हुआ ना। आपका पहला बर्थडे आपका सेकेंड बर्थडे हुआ, क्योंकि आप जब अपने माँ के पेट से निकले थे तब उस दिन पहला बर्थडे था और फर्स्ट वाला सेकंड था, वैसे सेकंड वाला थर्ड था। यानी मान लो आप अपना 18वां बर्थडे मनाए हो लास्ट बार, तो असल में वो 19वां बर्थडे है। फैक्ट नंबर 12, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है डेथ नंबर्स के बारे में। लोगों की साइकोलॉजी की स्टडी से ये पता चला है कि डेथ नंबर हमेशा एक नंबर होता है। यानी जो न्यूज में सुना जाता है कि यहाँ पे इतने लोग मर गए, यहाँ पे करोड़ों लोग मर गए, ये जस्ट एक नंबर होता है आम पब्लिक के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी और के इमोशंस को हम चाह के भी उतना फील नहीं कर पाते जितना गहराई से हम अपने लोगों के लिए करते हैं। तो आप कभी भी यकीन मत करना कि किसी भी देश का कोई भी पॉलिटिशियन कभी भी कहीं भी कुछ हो घटना तो उससे उसको खास फर्क पड़ता है इमोशनली, क्योंकि इट इज जस्ट अ नंबर अंटिल इट हैपेंस पर्सनली। गहरा बात को समझना होगा। अब जैसे हम लोग सुनते हैं कि कोरोना वायरस के चलते 60 लाख 70 लाख लोग मर गए दुनिया में, तो ये आम पब्लिक के लिए जस्ट एक नंबर है, 60 लाख, ठीक है। लेकिन वो 60 लाख लोगों से जुड़े फैमिलीज, उनका ट्रॉमा अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। और इंसान का ह्यूमनली ब्रेन ऐसा बना हुआ है कि वो पर्सनल चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, ऑफ कोर्स अपनों के लिए ज्यादा चिंता होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई पॉलिटिशियन आया और 400-500 लोग मान लो मर गए किसी घटना से, तो वो बस ये कहेंगे गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ बस। लेकिन आप यकीन करो, दे डोंट मीन इट। मतलब सब पॉलिटिशियन ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे होते हैं। कई पॉलिटिशियन पर्सनल लेवल पे भी खराब फील करते हैं, लेकिन दुनिया की ब्रॉडर सच्चाई यही है और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि डेथ इज जस्ट अ नंबर until it happens personally। किसी भी घटना का कोई भी डेथ। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों कहा जाता है? आप सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, ये फैंसी टर्म आया कहां से? आपको शायद पता हो, पता है तो बहुत अच्छा। देखो, ब्रेकफास्ट में फास्ट टर्म है। फास्ट मतलब होता है उपवास। तो रात भर जो आप नहीं खाते हो वो शरीर के लिए उपवास होता है। अब 11-12-1 बजे सो गए आप रात को, तो सुबह तक कुछ नहीं खा रहे हो, तो ये बॉडी के लेवल पे एक इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरह हो गया। तो उसी को आप सुबह 8-9 बजे खा के ब्रेक करते हो, इसलिए ये टर्म ब्रेकफास्ट जन्म लिया। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मतलब होता है, जैसे ब्रेकफास्ट तोड़ना, और कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल। अब मोबाइल में हम लोग ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मोबाइल में मो का मतलब होता है बात करना और बाइल का मतलब होता है डिवाइस। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन ज्यादातर टर्म्स जैसे ब्रेकफास्ट और बहुत सारे टर्म्स हैं जिसे कोई ना कोई मतलब होता है। फैक्ट नंबर 10, नेकेड मोल रैट नामक एक रैट है, एक चूहा का प्रजाति है, और इसके सामने वाले दांत को देख के हंसी आएगी हमें, लेकिन असल में ये हम लोग पे हंस रहा होगा। क्यों? इसके अंदर ऐसे पावर्स है कि इसके अंदर सुपर पावर्स है। इसका सबसे बड़ा एबिलिटी है कि ये पेन नहीं फील कर सकता है, दर्द नहीं फील कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैंसर, ये जो बीमारी है जो कि हर ऑर्गेनिज्म में लगभग पाई जाती है, ये रैट के ऊपर आज तक कैंसर नहीं मिला है। जो कि सुनने में आम बात लग सकती है, लेकिन यकीन मानो अगर आप मेडिकल साइंस आपको पता होगा कि कितनी बड़ी बात है। ये जो नेकेड मोल रैट का प्रजाति है, इसके अंदर कैंसर नहीं मिला है। ये कैंसर रेजिस्टेंट है, आप कह सकते हो एक तरह से। पहली बात मैंने बताया, ये पेन नहीं फील कर सकता है, दर्द नहीं फील कर सकता है। दूसरा, कैंसर नहीं होता है। तीसरा ये है कि ये 30 साल तक जी लेता है। अब 30 साल आपको शायद ज्यादा ना लगे क्योंकि आपको रेफरेंस नहीं पता, लेकिन सुनो, चूहे, नॉर्मल चूहे 4 से 5 साल जीते हैं, उनका लाइफ स्पैन उतना ही होता है। चूहों में मैक्सिमम एज 7 से 8 साल होता है एक्सट्रीम केस में, लेकिन ये जो नेकेड मोल रैट का प्रजाति है ये 30 साल तक जीते हैं, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। फैक्ट नंबर 9, अब एक ऐसा फैक्ट है जो आप लोगों में से ज्यादातर लोग शायद रिलेट कर पाएंगे। आज के समय में 20 से 30 साल के 25% मेन एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो पहले सिर्फ 40 से 50 वाले को ही होता था। वो समस्या है हेयर फॉल। वैसे आपने मेरा हेयर तो देखा ही होगा वीडियोस में। अभी तो फिलहाल फैमिली के उस पर्सनल रीजन के चलते मुझे मुंडवाना पड़ा, बाकी आएगा।
लेकिन सवाल ये आता है कि आज के समय में हेयर फॉल इतना क्यों बढ़ रहा है। आजकल के बदलते लाइफस्टाइल, पुअर न्यूट्रिशन, डाइट, स्लीप साइकिल, हार्मोनल इम्बैलेंसेस या फिर थायराइड जैसे कंडीशंस, कई रीजंस है। लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं कि जो जेनेटिक हेयर लॉस है उसे भी मैनेज किया जा सकता है। अगर आपकी कंडीशन यहाँ से यहाँ तक के बीच में है तो डेफिनेटली रीग्रो हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक हेयर लॉस के 7 स्टेजेस होते हैं, जिसमें से स्टेज 1 से स्टेज 4 नेचुरली ट्रीटेबल है। उसके बाद तो ट्रांसप्लांट ही बचा पाएगा। लेकिन ये शुरू वाले स्टेजेस ठीक कैसे होंगे? उसका आंसर है अपने हेयर फॉल के रूट कॉज को समझो और उसको ट्रीट करो। ज्यादातर ब्रांड्स एक कॉमन प्रॉब्लम को लेके प्रोडक्ट्स बेचने लगती है, पर त्राया आपके हेयर फॉल के रूट कॉज को समझकर उसके बाद एक कस्टमाइज किट बनाती है। इनके वेबसाइट पे एक फ्री हेयर टेस्ट लेने का ऑप्शन भी है, जिसमें आपको आपकी लाइफस्टाइल हिस्ट्री डालनी है और बेस्ड ऑन दैट आपको एक कस्टमाइज्ड रूटीन दिया जाता है विद अ डाइट प्लान। 2.5 लाख से भी ज्यादा भारतीय ने त्राया को चुना है एंड 93% ऑफ द कस्टमर्स हैव सीन द रिजल्ट्स। खुद देख लीजिए स्क्रीन पे। मैं आपको कुछ इनके कस्टमर्स के पहले और अभी के फोटोज दिखा रहा हूँ। आयुर्वेदा, डर्मेटोलॉजी और न्यूट्रिशन के 3 साइंसेस को कंबाइन करके त्राया हेयर फॉल ट्रीट करता है और इसी कॉम्बिनेशन ने बहुतों को कमाल करके दिखाया है। तो अगर आपका हेयर फॉल स्टेज 1 से 4 के बीच में है तो आप अभी भी अपने हेयर को बचा सकते हो विदाउट एनी ट्रांसप्लांट। इसके 3 स्टेप्स हैं। त्राया ऐप को डाउनलोड करके फ्री हेयर टेस्ट लो, अपना 1 मंथ कस्टमाइज्ड किट खरीदो और शुरू करो प्लान को, और 5-6 महीने बाद रिजल्ट्स देखो। प्लस आप मेरा कोड FT20 भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो आप जल्दी लाभ उठा सकते हो क्योंकि ऑफर एंड्स इन 5 डेज। लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 8, स्कूल्स में CGPA होता है। आपने सुना होगा, सुना क्या होगा, खराब CGPA को एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो वैसे अमेरिका में GPA होता है। तो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का GPA था 2.65, यानी इंडिया के करीब 6 CGPA के आसपास। कन्वर्जन लिस्ट भी आप देख सकते हो, इंडिया का CGPA और USA का GPA। तो इसका मतलब वो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थे अपने स्कूल कॉलेज के टाइम पे। पर अभी के समय में जो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है उसका फाउंडेशन उन्हीं ने गाड़ा था। इसका मतलब मार्क्स से आपको सही में डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है जो ये बताते हैं कि मार्क्स पाकर कोई खास किसी ने नहीं उखाड़ा है। देखो, जिनका अच्छा मार्क्स मिलता है ऐसा नहीं कि वो खराब है। अब 100 टॉपर्स हैं, उसमें से 90 टॉपर खास नहीं कर पाए कुछ, लेकिन 100 टॉपर्स में से 10 टॉपर्स IAS IPS बन जाते हैं, उनका लाइफ सेट हो जाता है। लेकिन ज्यादातर क्लास के टॉपर्स आखिरकार जॉब करते हैं। आपने कितनी बार देखा भी होगा रियल लाइफ में। लेकिन जो टॉप नहीं करते हैं, एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, उसमें से कोई बिजनेस कर लेता है, कोई किसी और फील्ड में चल जाता है, और बैक बेंचर्स में से भी कई अपना अच्छा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। तो ये आपको इस बात को बताता है कि मार्क्स के लिए कभी मत रोना। मार्क्स लाने का फुल ट्राई करना यही दुनिया का सिस्टम है ऑफ कोर्स, लेकिन कम आ गए फुल प्रयास के बाद भी तो फिर रोना मत। फैक्ट नंबर 7, एक बात बता रहा हूं आपको, बहुत अजीब लगेगा सुनना। केले को दूसरे देश से इंपोर्ट करने में जितना ट्रेड गाइडलाइंस और रेस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, उतना AK-47 के लिए भी नहीं है। जी हाँ, इसी चीज का रेफरेंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। जितना रेगुलेशन और कॉम्प्लायंसेस केले में है उतना AK-47 के लिए भी नहीं है। जैसे कोई भी चीज आपको विदेश से मंगाना है तो उसका नियम कानून होता है। तो मान लो गन के लिए नियम कानून है, लाइसेंस वगैरह बहुत कुछ है, तो वो नियम कानून का लिस्ट 20 होगा, 20 से 25 आपको वो सब फुलफिल करना होगा, फिर ही आप इंपोर्ट कर पाओगे। लेकिन केला मंगाना है तो 50, 60, 70 कंप्लायंसेस होंगे। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो है सो है। फैक्ट नंबर 6, चाइना का सबसे लंबा इंसान जिशुन बाओ, जिनका हाइट 7 फीट 9 इंच है, इन्होंने हाइट का रिकॉर्ड तो बनाया ही है, लेकिन इनके साथ एक अजब सी घटना भी हुई। एक डॉल्फिन के पेट में समुद्र का डेंजरस वेस्ट घुस गया था और ये कोस्ट लाइन पे आ गई थी, और वहां के रेस्क्यू टीम के हिसाब से वो मरने ही वाली थी। तभी इनके दिमाग में अचानक से आया कि चाइना के सबसे लंबे इंसान को हम बुलाते हैं, क्योंकि वही इंसान इन डॉल्फिन का जान बचा सकता है 1 घंटे के अंदर। कैसे? उन्होंने इनको बुलाया। इनका हाथ 1 मीटर लंबा है, यानी 3 फुट लंबा है। हाथ को डॉल्फिन के पेट में घुसाकर इन्होंने वेस्ट को निकाल दिया। डॉल्फिन को 10 सेकंड के लिए बहुत कष्ट हुआ होगा, लेकिन जब निकला तो फिर डॉल्फिन रिलैक्स हो गई, जिसके चलते डॉल्फिन की जान बच गई। रेस्क्यू टीम ने क्या किया होगा? कॉल किया होगा, बोला हाँ चाइना का सबसे लंबा आदमी, डॉल्फिन के पेट से कचड़ा निकालना है। वो बोला ओके आ रहा हूँ। गजब। लेकिन जो हुआ बहुत ब्यूटीफुल हुआ। 1 मीटर लंबा हाथ
फैक्ट नंबर 5, अपने अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जरूर देखा होगा, आपने भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी जरूर देखा होगा, और आपने ये नोटिस किया होगा कि यूनिटी स्टैचू नॉर्मल कॉपर कलर का है, लेकिन ये ग्रीन कलर का है। ऐसा क्यों? स्टैचूज तो कॉपर कलर के ही होते हैं ना, तो ये आखिर ग्रीन कैसे है? तो ये बात आपको जरूर पता होना चाहिए कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक्चुअल में कॉपर कलर का ही था, एक आम स्टैचू की तरह ही दिखता था और सालों तक दिखा, पर वक्त के साथ साथ ये ग्रीन कलर में बदल गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1886 में रखा गया था। उसके बाद लगभग 120 साल बाद 1910 आते आते इसका कॉपर और हवा में मौजूद ऑक्सीजन समय के साथ रिएक्ट करता है, केमिकल लोचा होता है और कॉपर ग्रीन कलर में बदल जाता है। डिटेल में बताऊं तो हवा का ऑक्सीजन और कॉपर रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, और जब ये कॉपर ऑक्साइड हवा में मौजूद वाटर यानी मॉइस्चर और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कॉपर का सरफेस ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब दुनिया का हर स्टैचू जो अभी चमक रहा है कॉपर कलर का है, वो एक ना एक दिन ग्रीन कलर में ही बदल जाएगा, जब तक उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया गया हो। फैक्ट नंबर 4, आपका सर का बाल डेली थोड़ा थोड़ा मिलीमीटर करके ग्रो होता है, पर आपका हेयर ग्रोथ पूरे जीवन में कितना होता है उसको मापे तो वो आएगा 1000 किलोमीटर। जी हाँ, बढ़ता है आपका बाल, आप कटवा देते हो, फिर बढ़ता है, फिर कटवा देते हो, फिर बढ़ता है, फिर कटवा देते हो। लेकिन अगर बचपन से ना कटवाए होते और ये जितना बढ़ रहा है उसको कैलकुलेट किए होते तो 1000 किलोमीटर आता। फैक्ट नंबर 3, हम बहुत सारे क्रेजी थ्योरीज को एक्सप्लोर किए हैं, तो मैं आपको एक ड्रीम थ्योरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि कई बार आप सुबह उठते हो तो रात का सपना जब याद आता है तो बहुत रियलिस्टिक लगता है। ज्यादातर सपना तो आप भूल जाते हो, लेकिन जो याद रहता है वो बहुत रियल लगता है। तो कई थ्योरिस्ट्स का ये मानना है कि ये जो सपना है ये एक्चुअली में हमें कोई पैरेलल यूनिवर्स दिखता है। और ड्रीम्स के बारे में सबसे गजब बात तो यही है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, कि सपना में जब आप मरते हो, जैसे मान लो छत से गिरने का सपना देख रहे हो, तो जब आप मर गए तो सपने के अंदर जब मरते हो तो रियल लाइफ में जग जाते हो, क्योंकि दिमाग का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो कभी जान ही नहीं सकता कि मौत के बाद क्या होता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है चूहे, घर के चूहे मुंह से गाना गाते हैं। जी हाँ, सिंगिंग करते हैं, और उनका सिंगिंग हम इंसान सुन नहीं पाते हैं क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। चूहे एक ऐसा साउंड निकालते हैं जो हम नहीं सुन सकते, ऑडिबल ही नहीं होता है, लेकिन वो होता है। और इससे भी अमेजिंग बात यह है कि वो चूहे गाते इसलिए हैं ताकि वो चूहिया को अट्रैक्ट कर पाए। जी हाँ, लिटरली साइंटिफिकली स्पीकिंग वो मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए गाना गाते हैं। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि हमारे आसपास ऐसी कई चीजें हैं जो कि है लेकिन हमें दिखती ही नहीं है, जैसे हवा कहाँ दिख रही है ना, भूत प्रेत, चुड़ैल, और उसमें और एक नया ऐड हो गया चूहों का गाना, यानी गाना, सीटी मारना, फ्लर्ट करना। ये सिर्फ इंसानों में नहीं होता बल्कि चूहों में भी होता है। मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए गाना गाते हैं। वाओ, दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 1, आपने ये सुना ही होगा कभी न कभी जिंदगी में कि कौवा सर पर बैठना अशुभ माना जाता है, पर ऐसा क्यों? इसका क्या साइंटिफिक बेसिस हो सकता है? तो सुनो, चील, कौवे, ये सब स्कैवेंजर होते हैं, वो एवेंजर नहीं, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मतलब वो जीव जो ऊपर से जगह जगह पर मांस खोजते रहते हैं और मिलने पर खाना शुरू कर देते हैं, और जहां भी मांस का टुकड़ा दिखे वहां जाकर खाना शुरू कर देते हैं। जैसे शेर अगर किसी जानवर को मार के खा लिया है, उसका पेट भर गया है, वो चल गया खा के, लेकिन मांस का टुकड़ा तो वो रहता है जंगल में, तो उन्हीं टुकड़ों को ये स्पॉट करते हैं और खाते हैं। इन्हीं को स्कैवेंजर्स कहते हैं। एवेंजर का नाम बदनाम कर दिया ये लोग। तो पुराने जमाने में जब भी किसी के ऊपर चिड़िया बैठ जाता था तो लोग को फनी लगता था कि चिड़िया आगे बैठ गया, लेकिन कुछ दिन बाद देखते थे कि कई लोगों को बीमारी हो जा रही है, फ्लू हो जा रहा है, अननोन वायरस आ जा रहा है, कई लोग की मौत भी हो गई है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब पुराने जमाने में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी तब ज्यादातर ये सब बीमारी वगैरह अननोन थी इंसान के लिए। और क्योंकि ये स्कैवेंजर्स मांस खाते हैं, मांस अननोन मांस से रिलेटेड है, तो बीमारी की प्रोबेबिलिटी तो ऑब्वियसली बढ़ ही जाती है। चिड़िया बैठने पे सब बीमार नहीं होते थे, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है वही होते थे, लेकिन इतिहास में यहीं से ये चीज शुरू हुई। इसलिए चील या फिर कौवे का सर पे बैठना अशुभ माना जाता है। कौन से अननोन डिजीज ये कैरी कर रहे हैं किसी को नहीं पता। इट्स डेंजरस। जरूरी नहीं कि डिजीज हो ही, लेकिन बीमारी की संभावना आ जाती है, तो हम इनको अपने सर पे क्यों बैठने दें? कहाँ का मांस खा के आए हैं, क्या करके आए हैं,
क्या बीमारी लेके आए हैं किसको पता। तो यही कारण था कि इनका बैठना सर पे अशुभ माना जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सारे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, त्राया ऐप को डाउनलोड जरूर करना। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप स्टेज 1 से 4 के बीच में हो तो यू कैन सेव योर हेयर। लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे है, चेकआउट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।